सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं समकालीन विश्व राजनीति अध्याय 4, जिसका भाग नंबर 2 है। इसमें पहले भाग में हमने यूरोपीय संघ के बारे में अध्ययन करे थे, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में। अब भाग 2 में जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है, उसमें भाग 2 है आसियान। तो उसके बारे में देखते हैं क्या है इसका बैकग्राउंड, क्या इसमें अब तक कार्य किए हैं। तो आसियान की फुल फॉर्म है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। तो दूसरे विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान एशिया का यह हिस्सा बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ था। अर्थात एशिया का जो ये दक्षिण पूर्वी एशिया का हिस्सा है, दूसरे विश्व युद्ध से पहले भी और उसके बाद भी उपनिवेशवाद का शिकार रहा। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि जब एक देश के द्वारा किसी दूसरे या कम शक्तिशाली या छोटे देश पर अधिकार कर लिया जाता है, उनके संसाधनों का उपयोग मात्र देश या जिस देश ने अधिकार किया है वो अपने उपयोग के लिए करता है, तो उसे हम इस प्रक्रिया को कहते हैं उपनिवेशवाद। जैसे भारत भी उपनिवेश रहा है ब्रिटेन का, तो ऐसे ही दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी अधिकांश देश कहीं न कहीं किसी न किसी दूसरे देश के उपनिवेश रहे हैं। तो इसका मतलब है ये आर्थिक शोषण हुआ होगा इनका, तथा भारी राजनीतिक और आर्थिक कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। तो राजनीतिक रूप से इन्हें स्वतंत्रता भी नहीं मिली और आर्थिक रूप से भी इन्हें नुकसान हुआ, अर्थात इनके संसाधनों का उपयोग दूसरे देशों के द्वारा किया गया। युद्ध समाप्त होने पर इसे राष्ट्र निर्माण और आर्थिक पिछड़ेपन, गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे भारत में हुआ कि आज़ादी के बाद बहुत सी समस्याएं एक साथ खड़ी हो गई, तो उसी प्रकार इनके साथ गरीबी की समस्या है, राजनीतिक एकीकरण की भी समस्या है, आर्थिक मजबूती भी की भी समस्या है। राष्ट्र को एक करके रखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। तो इसी प्रकार की समस्याएं इन्होंने भी सामने देखी। इसे शीत युद्ध के काल में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबावों को भी झेलना पड़ा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से 90 का जो काल था, उसको हम शीत युद्ध काल कहते हैं। और इसमें अधिकतर देशों पर दबाव था कि किसी न किसी वो एक समूह में शामिल हो, या तो वो साम्यवादी जिसका नेतृत्व रूस कर रहा है, या उस समय पूर्व सोवियत संघ था, या पूंजीवादी ग्रुप जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा है, किसी एक गुट में शामिल होते। ये दबाव इन पर भी आया। टकराव और भागम भाग की ऐसी स्थिति को दक्षिण पूर्वी एशिया संभालने की स्थिति में नहीं था। तो समस्या इनके सामने थी उस स्थिति में कि इसको कैसे संभाला जाए। तो बांडुंग सम्मेलन 1955 में हुआ था और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के द्वारा एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने के प्रयास अनौपचारिक स्तर पर सहयोग और मेलजोल कराने के मामले में कारगर नहीं हो रहे थे। तो इन्होंने देखा कि उस समय एक तो बांडुंग सम्मेलन हुआ था 1955 में, दूसरा था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। दोनों का ही मुख्य उद्देश्य ये था कि जो तीसरी दुनिया के देश है उनमें एकता स्थापित की जाए कहीं कहीं। तो ये उनसे मेलजोल बैठाने में सफल नहीं हुए। इसी के चलते दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन या आसियान बनाकर एक वैकल्पिक पहल की। तो इनने जब देखा कि ना हमारा बांडुंग सम्मेलन में सिस्टम बैठ रहा है उनसे, ना गुटनिरपेक्ष आंदोलन में बैठ रहा है, तो इन्होंने क्या किया, फिर आसियान या दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन बनाकर अपने आप में एक अलग रास्ता निकालने का विचार अपनाया। तो 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों ने, जिनमें पांच देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। और ये 5 देश है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आसियान का उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना था। तो मुख्य उद्देश्य पहले यह था कि आर्थिक विकास हासिल किया जाए, और जब आर्थिक विकास हासिल हो तो उसी के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी हासिल करना है। कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य था। अर्थात हम जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके कानूनों और नियमों का भी पालन करें और हमारे क्षेत्र में शांति स्थापित भी हो। दोनों में सामंजस्य बैठाना इनका भी एक मुख्य उद्देश्य रहा है। बाद के वर्षों में ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी आसियान में शामिल हो गए। तो ये पहले 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके स्थापना की, 5 बाद में शामिल हुए। तो अब टोटल कितने सदस्य हैं? 10, और वर्तमान में इसके 10 ही सदस्य हैं। यूरोपीय संघ की तरह इसने खुद को अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने या उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा। जिस प्रकार यूरोपीय संघ ने राजनीतिक, आर्थिक और
सांस्कृतिक, सामाजिक बहुत से हथियार अपने हाथ में ले लिए, बहुत सी सत्ताएं अपने हाथ में ली। उस प्रकार की सत्ताएं अपने हाथ में लेने की कोशिश आसियान ने नहीं की। अनौपचारिक टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान को काफ़ी यश कमाया। तो इन्होंने क्या किया कि आपस में जो 10 सदस्य देश है उसमें ये बैठाया कि किसी भी प्रकार का कोई टकराव इनमें नहीं होना चाहिए। और ये जो नई नीति थी कि किसी भी प्रकार का इनमें टकराव नहीं होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं आसियान शैली। इंग्लिश में बोले तो आसियान वे। यदि प्रश्न आता है आसियान शैली का मतलब क्या है, तो आसियान शैली का मतलब है कि आसियान की जो 10 सदस्य देश है उन्होंने आपस में टकराव रहित और सहयोगात्मक जो नीति अपनाई उसे हम आसियान शैली कहते हैं, ताकि उनका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास हो सके। आसियान के कामकाज में सार्वभौमिकता का सम्मान करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था। सार्वभौमिकता का मतलब है कि ऐसी चीज़, ऐसी वस्तु, ऐसे नियम हम अपनाएंगे जो सभी 10 देशों को लाभान्वित करते हो, सभी 10 देशों को स्वीकार्य हो। तो इस प्रकार की उन्होंने अपनी बात रखी कि हमें ऐसी कामकाज करना है जो सभी को स्वीकार्यता हो या सार्वभौमिकता उसे प्राप्त हो। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले देशों के समूह आसियान ने अब अपने उद्देश्यों को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज़्यादा व्यापक बनाया। जब इनका धीरे धीरे आर्थिक विकास होने लगा तो इन्होंने अपना जो उद्देश्य था उसको आर्थिक और सामाजिक दायरे से थोड़ा बाहर निकालने का प्रयास किया। 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक नामक 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में एक कदम उठाया जो कुछ हद तक यूरोपीय यूनियन से मिलता जुलता है। जैसे मास्ट्रिक्ट संधि के तहत उन्होंने 3 आधार बनाए थे, तो इसी प्रकार से इन्होंने भी 3 आधार बनाए। वो आधार है कि आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो ताकि इन्होंने अपने संगठन को मजबूत करने और देशों में अच्छा सहयोग और विकास करने के लिए अपने आधार स्तंभ बनाए और उस पर काम करना शुरू किया। तो आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित था। तो इसका जो एक आधारभूत पिलर कह सकते हो आप, तो वो था आसियान सुरक्षा समुदाय। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो क्षेत्रीय विवाद आपस में 2 देशों के बाद सीमा को लेकर है, पानी बंटवारा को या नदी बंटवारे को लेकर है, तो इनको सैनिक टकराव या इन पर युद्ध की नौबत ना है, बल्कि उसे बातचीत के माध्यम से ही सुलझा लिया जाए। ये तरीका इन्होंने अपनाया। 2003 तक आसियान के सदस्य देशों ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के आपसी अंतर तथा संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने पर अपनी वचनबद्धता जाहिर की। तो 2003 में इन्होंने क्या किया कि हमें शांति, निष्पक्षता होनी चाहिए, सब में किसी का भी कोई पक्ष नहीं करेगा, गलत को गलत कहेगा, सही को सही कहना पड़ेगा, कोई परेशानी में तो उसको सहयोग करना पड़ेगा। हस्तक्षेप का मतलब है कि किसी के आंतरिक मामले में एक देश के अंदर यदि कोई विवाद है तो जब तक वो देश ना कहे आपसे, आपको उसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। तो और संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करेंगे कि एक देश के पास अपनी संप्रभुता है कि वो बाहरी और आंतरिक क्षेत्रों में अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो इस प्रकार में या उनकी संप्रभुता में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इस प्रकार की उन्होंने वचनबद्धता जाहिर की। आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बैठाने के लिए 1994 में उन्होंने एक मंच स्थापित किया जिसे हम कहते हैं आसियान क्षेत्रीय मंच, इंग्लिश में ARF बोलते हैं, आसियान रीजनल फोरम। इसकी स्थापना 1994 में की गई ताकि सुरक्षा और विदेशी जो नीतियाँ उनमें सामंजस्य, तालमेल बैठाया जा सके। बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन था। जब शुरू में स्थापना हुई तो आर्थिक रूप में ही की गई, वह ऐसा ही बना रहा। आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में काफ़ी छोटी है। तो अर्थव्यवस्था छोटी है पर इसका विकास इन सबसे अधिक तेजी से हुआ, लेकिन जो विकास की रफ्तार थी वो बहुत ज़्यादा थी। इसके चलते इस क्षेत्र में और इससे बाहर इसके प्रभाव में तेज़ी से वृद्धि हुई, क्योंकि अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ रही है तो दूसरों को इन्होंने प्रभावित भी किया। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना है। तो इनका जो आर्थिक सुरक्षा का उद्देश्य था कि आप उनके देशों का साझा बाजार, आपस में एक देश का नागरिक दूसरे देश में जाकर सामान बेच सकें, कोई दिक्कत ना हो। तो साझा बाजार विकसित करना, उत्पादन आधार तैयार करना, तथा जो फैक्ट्री में माल होता है उसके लिए कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धि हो तो वो उत्पादन आधार तैयार करने और इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना था। ये संगठन इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए बनी मौजूदा व्यवस्था को भी सुधारना चाहेगा।
तो जो आर्थिक विवाद उनको किस प्रकार से निपटाया जाए, ये काम दिया गया इन्होंने आसियान का जो आर्थिक पिलर है उसको। अब है आसियान के निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र FTA पर भी ध्यान दिया। तो आसियान ने क्या किया कि निवेश अर्थात एक देश दूसरे देश में जाकर अपनी पूंजी लगा सकता है, श्रम अर्थात एक व्यक्ति दूसरे देश में जाकर कुछ भी कार्य कर सकता है, और सेवाओं के मामले में या बैंकिंग क्षेत्र है या और दूसरे क्षेत्र है जहाँ पर फिजिकल रूप में काम कम होता है, एक सर्विस या सेवा के रूप में काम होता है, तो उन मामलों में भी मुक्त व्यापार क्षेत्र या FTA बोलते हैं जिसको, कि किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं हो, उस प्रकार की सुविधाओं को विकसित करने पर भी इन्होंने ध्यान दिया। इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की पहल अमेरिका और चीन ने भी कर दी है। तो आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसके द्वारा दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। तो इन्होंने एक विजन जारी किया गया है जिसे विजन 2020 बोलते हैं। इसमें उन्होंने मुख्य उद्देश्य बताया है कि आसियान की एक बहुमुखी भूमिका होनी चाहिए, अर्थात सब क्षेत्रों में विकास करे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ही ये बात निकली है कि हम विवाद नहीं करेंगे, बातचीत के माध्यम से हमारे जितने भी विवाद उनको सुलझाएंगे। इसी तरकीब से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया, पूर्वी तिमोर के संकट को भी संभाला, अर्थात बातचीत के माध्यम से दो इनके जो विवाद थे बड़े सदस्य देशों के, कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया, और पूर्वी तिमोर में, अलग तिमोर इसका सदस्य नहीं है लेकिन पास में है, तो उसके संकट को भी इन्होंने आसानी से संभाल लिया। और पूर्वी एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 में नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजित की जाती है। तो पूर्वी एशियाई देशों में सहयोग के लिए 1999 से इनकी जो नियमित बैठक है, वार्षिक बैठक हर साल होती है। आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति, खासतौर से भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में उसकी प्रासंगिकता ने इसे और भी आकर्षक बना दिया है। तो अब भारत और चीन चाहते हैं कि यहाँ पर भी इनके साथ हमारे व्यापार और निवेश हो, दोनों के आपस में हो, कि चीन भी चाहता है कि वो आसियान देश चीन में करे, चीन आसियान में करे, ऐसा ही भारत भी चाहता है। तो अब इसको और आकर्षक केंद्र बन गया है। शुरुआती वर्षों में भारतीय विदेश नीति ने आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, तो हमने शुरू में आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने अपनी नीति को सुधारने की कोशिश की है। तो भारत ने सन 1991 में दक्षिण पूर्वी एशियाई या जो आसियान के सदस्य हैं उन देशों के साथ बड़े पैमाने पर आर्थिक और सामरिक संबंधों को विस्तार देने, भारत को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए एक नीति लागू की गई, नीति अपनाई जिसे हम बोलते हैं लुक ईस्ट की नीति। PV नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे उस समय, तो इन्होंने लुक ईस्ट की नीति अपनाई गई। लुक ईस्ट की नीति का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो आसियान के देश है या दक्षिण पूर्वी एशिया के देश है उनके साथ हमारे सामरिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत किया जाए और भारत एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरे। वर्ष 2010 में आसियान भारत का मुक्त व्यापार क्षेत्र ये FTA व्यवस्था लागू की गई। वर्ष 2014 में लुक ईस्ट पॉलिसी जो PV नरसिंह राव ने शुरू की थी उसमें और ज़्यादा सुधार करते हुए एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लागू की गई 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब जिसका मतलब या नितार्थ यह था कि अब तक लुक ईस्ट पॉलिसी में जो जरूरी कार्य था वो नहीं हुआ था, अतः अब हमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत तत्परता से कार्य करना होगा, या आसियान देशों के साथ मिलकर हमें जो जरूरी कदम है वो करने होंगे। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को जब शुरू किया गया तब इसे एक आर्थिक पहल के तौर पर ही देखे गया था, एक्ट ईस्ट जो 2014 में शुरू की गई थी। लेकिन अब इस नीति ने एक राजनीतिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक अहमियत भी हासिल कर लिया, अर्थात अब ये सभी क्षेत्रों में कार्य कर रही है। तो आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद, परामर्श करने की नीति है, अर्थात अपने जो सदस्य देश उनके साथ भी जो इनके मीटिंग में भाग लेते हैं या सहभागी देश है और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठन है, इस क्षेत्र के अलावा जो दूसरे क्षेत्र के संगठन हैं उनके साथ भी हम निरंतर संवाद या बातचीत जारी रखेंगे, उनसे परामर्श, सलाह मशवरा करते रहेंगे। ये नीति अपनाई। ये एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामले पर चर्चा के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। तो अब उन्होंने क्या किया कि एशियाई देश और विश्व शक्तियों के लिए एक मंच है जहाँ पर वो राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर अब चर्चा कर सकते हैं। तो
इसमें दो शब्द आए हैं, दो बार आया एक शब्द FTA, तो उसमें थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। FTA और एक शब्द और आता है PTA। तो पहले आप समझते हैं PTA क्या होता है। PTA होता है, इसको फुल फॉर्म में बोले तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में मतलब है कि कुछ वस्तुओं पर वरीयता दी जाएगी। आपस में जिन दो देशों के बीच समझौता होता है, वरीयता व्यापार समझौता बोलते हैं, तो इसमें कुछ वस्तुओं पर जो सीमा शुल्क है उसको कम कर दिया जाएगा, सभी वस्तुओं पर नहीं किया जाएगा। कि दूसरा जो शब्द है FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसका मतलब होता है कि जिन दो देशों के बीच भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उनके बीच जो दो देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, उन पर या तो शुल्क बिल्कुल हटा दिया जाएगा या बहुत कम कर दिया जाएगा, लेकिन सभी चीज़ों पर। तो समझ में आ गया कि PTA और FTA में क्या अंतर है। धन्यवाद।